बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे खाद्य जाल क्या होता है इसके बारे में। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है और उत्पादकता किस प्रकार की होती है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था एक खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला जो होती है इसमें क्या होगा, प्रत्येक जीव जो होता है वह दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अब किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में केवल एक ही खाद्य श्रृंखला हो यह आवश्यक नहीं होता है। मतलब क्या है इसका कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा जो होता है या भोजन जो होता है वह केवल एक सीधी रेखा के रूप में नहीं चलता है। यह क्या हो जाता है, अनियमित हो जाता है। तो अनियमित खाद्य श्रृंखला जो होती है इसी को जाना जाता है खाद्य जाल। तो खाद्य जाल क्या हुआ, जब खाद्य श्रृंखलाएं अनियमित हो जाती है अर्थात वो सीधी रेखा में नहीं चलती है तो ये कहलाती है खाद्य जाल। अब किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में यदि कोई शाकाहारी जीव उपस्थित है तो कोई केवल एक ही मांसाहारी उस शाकाहारी को भोजन के रूप में ग्रहण करे आवश्यक नहीं होता है। यहाँ पर मांसाहारी जो होते हैं वो भिन्न भिन्न जीव हो सकते हैं जो उस शाकाहारी को भोजन के रूप में ग्रहण करते हो। तो इसी प्रकार से प्रत्येक खाद्य श्रृंखलाओं में कहीं न कहीं प्रत्येक जीव जो होते हैं वह एक से अधिक भोजन पर निर्भर होते हैं। तो इसी से बनती है खाद्य जाल। चलिए इसका एक उदाहरण देखें हम खाद्य जाल का। अगर एक पादप है, एक पौधा है, तो इस पौधे को खाने वाले बहुत सारे शाकाहारी जीवधारी होंगे। इसमें से हम एक उदाहरण लेंगे किसका, चूहा का। इस चूहा को भोजन के रूप में ग्रहण करता है कौन, एक सर्प। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में यदि चूहा नहीं होगा तो क्या सर्प को भोजन नहीं मिलेगा, क्या वो भूखा मरेगा? नहीं। यदि उनको चूहा भोजन के रूप में उपलब्ध नहीं है तो वो किसी अन्य जीव को न भोजन बनाता है। जैसे इस पादप को ग्रहण करने वाले जीवधारियों में अगर हम एक और जीव ले ले, टिड्डा या कोई भी शाकाहारी कीट हम ले लेते हैं, इसमें इस टिड्डा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं कौन, मेढक। अब इस मेढक को भोजन के रूप में कौन ग्रहण कर सकता है, एक सर्प भोजन के रूप में इसको ग्रहण कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक सर्प जो होंगे उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है पक्षी बाज। अब बाज को अगर सर्प नहीं मिला है भोजन के रूप में तो क्या वो भूखा रहेगा? नहीं, वह मेढक को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। अब यहाँ पर एक टिड्डा उपस्थित है। अगर ये टिड्डा जो है या कोई और शाकाहारी कीट है, कोई शाकाहारी कीट है, इस प्रकार से इस शाकाहारी कीट को खाने वाला कोई और प्राणी उपस्थित है यहाँ, जैसे कि लिजर्ड है। तो यहाँ पर एक बाज जो होगा वह इस लिजर्ड को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से पौधे या उनके उत्पाद पर जो जीवधारी निर्भर होते हैं उसमें से एक शाकाहारी है, वह है खरगोश। खरगोश जो होंगे इनको भी एक बाज जो होंगे वह भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब ये श्रृंखला जो है वो कैसी हो गई है, अनियमित, अर्थात ये कोई सीधी श्रृंखला नहीं रही। कोई भी दूसरा जंतु जो होगा वह किसी अन्य जीव को भोजन के रूप में, जहां पर जैसा भोजन उपलब्ध है उसके आधार पर वह उनको भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार से जब एक खाद्य श्रृंखला जो होगी वो अनियमित हो जाती है तो वह खाद्य जाल बनाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भोजन जो है वह कैसा हो रहा है, कोई भी जीव किसी का भी भोजन बन रहा है। तो यहाँ जो भोजन या ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है वह केवल एक दिशा में नहीं हो रहा है, अलग अलग दिशाओं में हो रहा है। तो इस प्रकार से सभी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल जो होता है वह उपस्थित रहता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, स्थानांतरण होता है, तो यह जो होता है वह कहलाता है पारिस्थितिक दक्षता। अर्थात एक पोषक स्तर के पास जितनी भी संचित ऊर्जा होगी वह दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरित होती है।
तो इसी को कहा जाता है पारिस्थितिक दक्षता। और इसका अध्ययन हम करते हैं दो भागों में बांटकर, एक है ऊर्जा प्रवाह, दूसरा है उत्पादकता। तो जितना भी एनर्जी या ऊर्जा का सोर्स जो होता है, देखो सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए, उनकी कोशिकाओं को काम करने के लिए, कोशिकाओं में जो जैविक क्रियाएं संपादित हो रही हैं, इन सभी के लिए इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह है सौर ऊर्जा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक उत्पादक या हरे पौधे जो होंगे वो क्या करेंगे, इस सौर ऊर्जा को ही क्या करते जाते हैं, रूपांतरित करते हैं। किसमें रूपांतरित करेंगे ये इसको, रासायनिक ऊर्जा में। तो सूर्य के पास में जितनी भी ऊर्जा होती है या सूर्य का प्रकाश जब धरती पर आता है तो उसका केवल 50% जो होता है वही पौधों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। बाकी 50% जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वापस परावर्तित होकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जब उत्पादक जो होते हैं इस सूर्य के प्रकाश की किरणों को ग्रहण करते हैं तो अब इनके द्वारा किया जाता है प्रकाश संश्लेषण। जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ये क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं। अब इसको इन्होंने रासायनिक ऊर्जा में जब परिवर्तित किया तो इस क्रिया में उन्होंने क्या किया, काम किया, जैविक क्रियाएं संपादित हुई इनके द्वारा। तो इनके द्वारा श्वसन की प्रक्रिया संपादित की गई। तो उस संपादन की प्रक्रिया में इन्होंने क्या किया, अपने द्वारा जो भी निर्मित भोजन था उसको उन्होंने खर्च भी कर लिया। तो यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा के रूप में ये किसको संचित करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को संचित करते हैं। तो इस प्रकार से जब ये कार्बोहाइड्रेट संचित करके रख लेते हैं तो कुछ मात्रा में इसका वो क्या कर देते हैं, स्वयं श्वसन की प्रक्रिया में इसको खर्च कर देते हैं। तो जब ये श्वसन की क्रिया में खर्च कर रहे हैं तो अब कितना बचा उसके पास, जितना भी बचा होगा वो अगले स्तर में स्थानांतरित होगा। जैसे कि यहाँ पर है शाकाहारी, एक प्राथमिक उपभोक्ता, एक शाकाहारी को स्थानांतरित होगा। ये शाकाहारी भोजन ग्रहण करेंगे, उस ड्यूरेशन में, उस समय में भी एनर्जी को खर्च करते हैं उष्मा के रूप में, ताप के रूप में, और श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो इन दोनों प्रक्रियाओं में जितना भोजन एक उत्पादक से उन्होंने ग्रहण किया था उसकी कुछ मात्रा उन्होंने क्या कर ली, खर्च कर ली है। अब इसके पास जो संचित बचा है वो किसके पास जाएगा, जो प्राथमिक मांसाहारी होंगे उसके पास जाएगा। और इनके पास में भी ये भी क्या करेंगे, श्वसन की प्रक्रिया करेंगे। तो इनके पास भी क्या है, कुछ मात्रा में ही ऊर्जा संचित हो पाई, बाकी जो है इनके द्वारा भी खर्च कर लिया गया। तो जितना संचित बचा हुआ है वह फिर से अगले स्तर में जो उच्च मांसाहारी होंगे इनको स्थानांतरित होगी। और इनके मृत होने के पश्चात में जो बचा हुआ शेष भोजन होगा, ऊर्जा होगा, वह अपघटकों को प्राप्त होगा। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर हमेशा ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, ये ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वह हमेशा कैसा होगा, उत्पादक से ही उपभोक्ताओं की ओर होगा। क्योंकि जो ऊर्जा का स्रोत है उनको ये रासायनिक ऊर्जा में भोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं उत्पादक। इसीलिए ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा कैसा होता है, उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर होता है। तो अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं ऊर्जा के प्रवाह को, तो एक वैज्ञानिक है लिंडमैन, इन्होंने एक ऊर्जा के प्रवाह का 10% का नियम प्रतिपादित किया था तो इन्होंने कहा था कि किसी भी पोषक स्तर में ऊर्जा जो होती है वो केवल 10% जो है वो स्थानांतरित होती है एक से दूसरे में, और बाकी 90% जो होती है वो क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है इन प्रक्रियाओं में। तो चलो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक झील पारिस्थितिक तंत्र है। झील पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक होते हैं, ये कहलाते हैं पादप प्लवक। एक झील पारिस्थितिक तंत्र में एक पादप प्लवक है, इन्होंने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण करके सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया। अब उन्होंने श्वसन की प्रक्रिया के पश्चात जितना उसके पास ऊर्जा बचा है, चलिए हम इसको ले लेते हैं 20,000 किलो कैलोरी।
इतनी ऊर्जा इनके पास में संचित है। अब इस पादप प्लवक को, चूंकि ये एक पौधा है, एक उत्पादक है, इनको कोई ना कोई शाकाहारी भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक शाकाहारी के रूप में क्या, जंतु प्लवक। एक शाकाहारी के रूप में हम क्या ले लेते हैं, एक जंतु प्लवक को। तो अब यहाँ से पादप प्लवक से जब इनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होगा जंतु प्लवक में, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 किलो कैलोरी। इस प्रकार से अगले स्तर में जब जाएगा, मांसाहारी में हम ले लेते हैं छोटी मछलियां। जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं, ये इनको जंतु प्लवक को भोजन के रूप में ग्रहण करती है। तो ये छोटी मछली जो होंगी, जब इनको भोजन के रूप में ग्रहण करती है इतनी ऊर्जा को, तो अब ये क्या करती है, अपने श्वसन की और जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के दौरान यह भी क्या करती है, 90% ऊर्जा को वातावरण में मुक्त कर देती है। तो अब इनके पास कितना आ सकता है, 200 किलो कैलोरी। अब एक छोटी मछली को कोई बड़ी मछली या कोई और अन्य मांसाहारी जो होंगे वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अब इनके पास में कितनी ऊर्जा पहुंच गई, पुनः इन्होंने क्या किया, जैविक प्रक्रियाएं, श्वसन किया, इनके द्वारा भी श्वसन की प्रक्रिया हो रही है और जैविक क्रियाएं करेंगे। तो इसके दौरान इनके पास में जितनी भी एनर्जी है वह खत्म होंगी और वो संचित करके रख पाएंगे। तो कितना, केवल 20 किलो कैलोरी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पर जब ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल में, तो यहाँ क्या होता जा रहा है, क्रमशः ऊर्जा जो है उसका केवल 10% जो है वही स्थानांतरित होता जा रहा है और बाकी 90% जो है वो क्या हो रहे हैं, उस वातावरण में मुक्त होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऊष्मागतिकी का नियम लागू होता है कि कोई भी ऊर्जा जो होती है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर केवल और केवल क्या हो रहा है, उसका रूपांतरण हो रहा है। तो एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण हो जाता है। तो इस प्रकार से किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो हमेशा उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर होता है। अब किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषक स्तर होते हैं, इनकी उत्पादकता या इनकी पारिस्थितिक दक्षता जो होती है या उनके उत्पादन की दर जो होती है, वह उनके द्वारा किसी समय में, विशेष समय में संचित की गई भोजन की या ऊर्जा की मात्रा को व्यक्त किया जाता है और इसी को उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। तो प्रोडक्टिविटी जो होती है, उत्पादकता जो होती है या पारिस्थितिक उत्पादकता जो होती है, यह 2 प्रकार की होती है या प्रत्येक पोषक स्तर के लिए होती है। एक होती है क्या, प्राथमिक उत्पादकता, ये उत्पादकों के द्वारा उत्पादन की दर है। और दूसरा होता है द्वितीयक उत्पादकता, ये उपभोक्ताओं के द्वारा उत्पादन की दर होती है। तो प्राथमिक उत्पादकता में क्या होता है, जो हरे पौधे होते हैं इनके द्वारा किसी विशेष समय में या इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल में, इकाई समय में और इकाई क्षेत्रफल में जितने भी उत्पादक उस क्षेत्रफल में आते हैं, इनके द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण किया गया और भोजन को संचित किया गया, ऊर्जा को संचित किया गया, तो उसकी मात्रा जो होगी वही कहलाएगी प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक कहलाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता और दूसरा कहलाता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। इनको शॉर्ट में कहा जाता है GPP और इनको कहा जाता है NPP। तो GPP फुल नेम, पूरा नाम क्या होगा, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और NPP का मतलब क्या हो गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ ग्रास और नेट का क्या अर्थ होता है इसको देख लेते हैं। जब ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, सकल
प्राथमिक उत्पादकता। तो एक पौधा जो होता है उनके द्वारा इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित जितने भी पादप होंगे, जितने भी उत्पादक होंगे, इनके द्वारा कितनी मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करके भोजन को संचित किया गया है, और इसमें इनके द्वारा जो श्वसन कार्य में खर्च किया गया एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, वो भी सम्मिलित होता है। तो इस प्रकार से कुल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान इन्होंने कितनी ऊर्जा को संचित किया, कितने कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किया इन्होंने, ये कहलाता है इनमें क्या, सकल प्राथमिक उत्पादकता। और जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसमें क्या हो जाएगा फिर, अब जितना भी उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जितना भोजन उन्होंने बनाया था, निर्मित किया था, इसमें से इन्होंने कितना खर्च कर दिया, किस क्रिया में खर्च करेंगे, ये श्वसन की क्रिया में खर्च करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में खर्च कर देते हैं। तो श्वसन की क्रिया में इन्होंने जितना खर्च किया उतने को अगर हम घटा दें, कम कर दें, तो अब इन्होंने कितना बचा के रखा अपने पास में, अब जो भी बचा होगा इसके पास में, वही इसका क्या कहलाएगा, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाता है, या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जितना भी भोजन इन्होंने एकत्र किया था, उसमें उन्होंने अपने जैविक क्रियाओं के लिए जो खर्च कर दिया, उनको छोड़ करके जितना उन्होंने अपने पास संचित करके रख लिया, ये कहलाती है इनकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। अब द्वितीयक उत्पादकता का अर्थ क्या हुआ, जो उपभोक्ता होते हैं इनके द्वारा वो भोजन को ग्रहण करते हैं और श्वसन की क्रिया में कितना ऊर्जा या कितनी मात्रा को त्यागते हैं, ये कुल जो होता है वो कहलाता है इनका द्वितीयक उत्पादकता। किसी क्षेत्र की उत्पादकता जो होती है उसको हम व्यक्त करते हैं, तो इनको व्यक्त किया जाता है ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष के रूप में, इस प्रकार से, या फिर इसको कैलोरी के रूप में भी हम कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष, इस प्रकार से हम इसको माप सकते हैं, याद कर सकते हैं। प्राथमिक उत्पादकता जो होते हैं यह किन्हीं किन्हीं कारकों से प्रभावित भी होते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश की मात्रा, या पोषक पदार्थों की जो मात्रा होती है, या जिस मिट्टी पर ये उग रहे हैं उस मृदा में आर्द्रता है या नहीं है, नमी है या नहीं है, इन कारकों पर ये उत्पादकता जो होती है वो प्रभावित होती है।